डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या चीज़ है। इट इज़ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट या यूनिट्स ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है जी, ये बेसिकली लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। लेवल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि उसके कितने यूनिट्स बनाए हैं, आउटपुट जिसको कह सकते हैं या यूनिट्स कह सकते हैं, जहां पे जिसको अगर बेचें तो कोई प्रॉफिट ना हो एंड पे या कोई लॉस ना हो। प्रॉफिट जीरो है या लॉस भी जीरो है। अच्छा, अब हमें पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है ना, तो उसके लिए हमें चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू कि उसने कमाई कितनी की है और उस पर खर्चा कितना आया। ठीक है जी, टोटल रेवेन्यू, टोटल पैसा जो रिसीव होता है बिजनेस में उसको कहते हैं रेवेन्यू। ठीक है जी, ये हमारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपने प्रॉफिट फाइंड करना हो ना तो उसका फार्मूला ये होता है। अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि रेवेन्यू क्या होता है। अगर हम ये कह सकें कि रेवेन्यू इज बेसिकली इक्वल टू सेल प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, किसी एक प्रोडक्ट की सेल प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो उसको हम रेवेन्यू कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर लें पेप्सी की, पेप्सी कंपनी की बात कर लें तो पेप्सी कंपनी का रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी एक बॉटल कितने रुपए की आती है, मल्टीप्लाई उसने एक साल में कितनी बॉटल्स सेल की हैं एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में। फर्ज करें 1 लाख, वैसे तो मिलियंस में है, हम किसी पर्टिकुलर एरिया की बात कर लेते हैं। तो एक साल में उसने 1 लाख बॉटल सेल की हैं और एक बॉटल की प्राइस है 25, तो ये 25 लाख उसने कमाया है। ठीक है जी, तो ये रेवेन्यू है किसका, पेप्सी कंपनी का। अच्छा, अगर हम किसी हॉस्पिटल की बात कर लें तो हॉस्पिटल का रेवेन्यू भी इसी तरह से कैलकुलेट हो सकता है, बस वहाँ पे फ़र्क ये है, वहाँ पे आ जाएगी फीस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पेशेंट्स, कि एक पेशेंट से नॉर्मली कितनी फीस चार्ज करते हैं और एक दिन में या एक साल में उन्होंने कितने पेशेंट्स को क्या कहते हैं रिव्यू किया है। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आ जाएगा जी 100 मिलियन। ठीक है जी, किसी हॉस्पिटल की आपने रेवेन्यू फाइंड करना हो तो उसके लिए भी यही कंसेप्ट है। किसी मैन्युफैक्चरिंग इदारे का आपने रेवेन्यू फाइंड करना हो तो उसका भी यही है। अब किसी कॉलेज का अगर आप रेवेन्यू फाइंड करना चाहते हैं तो उसका कंसेप्ट यही है, क्या फी चार्ज बाय ईच स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब एक बच्चा है वो आपको एक कॉलेज को 50,000 फीस पे करता है एक सेमेस्टर की, और साल में जनाब जो है 2000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। ओके, तो उस कॉलेज की जो टोटल फीस या टोटल रेवेन्यू जो होगा वो 2 इंटू 50,000 होगा, तो 2000 इंटू 50,000, तो ये 100 मिलियन इसका भी आंसर आ जाता है। ठीक हो गया जी। इसी तरह से किसी सिनेमा का रेवेन्यू अगर आपने फाइंड करना है तो उसका भी कंसेप्ट यही है कि भाई टिकट प्राइस पर पर्सन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पर्सन्स जिन्होंने टिकट परचेज की है। फर्ज करें जी एक टिकट 700 रुपए की है, ठीक हो गया जी, और एक साल में तकरीबन 3000 लोगों ने एक सिनेमा यूज किया है। 3000 तो वैसे खैर कम है पर एक एस्टिमेट लगा रहे हैं। 700 इंटू 3000, तो ये आ जाएगा जी 2.1 मिलियन, 2100,000, ये एक सिनेमा का रेवेन्यू है। किस्सा मुख्तसर ये है कि किसी भी इदारे का रेवेन्यू कैलकुलेट करना हो तो दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रेवेन्यू आ जाएगा। वो क्या है जी, सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, कितनी जो है यूनिट्स आपने सेल किए हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, ये फार्मूला बनता है रेवेन्यू का। ठीक है जी, रेवेन्यू आपको क्लियर हो गया रेवेन्यू क्या होता है। अब अगला पॉइंट है कॉस्ट। कॉस्ट की हम बात करते हैं। किसी भी इदारे में जो कॉस्ट होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन लेवल। ठीक है जी, ऐसी कॉस्ट जिसका डायरेक्ट प्रोडक्शन लेवल से लेना देना हो, मतलब प्रोडक्शन लेवल ज्यादा होगा तो कॉस्ट ज्यादा होगी, प्रोडक्शन लेवल कम होगा तो कॉस्ट कम होगी, उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि फ्यूल, ठीक है जी, जितना ज़्यादा आपका इदारा चलेगा उतना ज़्यादा फ्यूल यूज़ होगा। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल, जितना ज़्यादा बिजली यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बिजली का बिल आएगा। लेबर, ठीक है जी, जितने ज़्यादा आपके इदारे में प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा आपको मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी काम करने के लिए। और मटेरियल,
जितना ज़्यादा आपने यूनिट्स बनाने हैं उतना ज़्यादा उस यूनिट्स को बनाने के लिए आपको मटेरियल चाहिए होगा। तो ये कुछ एग्जांपल हैं वेरिएबल कॉस्ट की जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। फिक्स कॉस्ट जो होती है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्शन लेवल। इसका प्रोडक्शन लेवल से कोई लेना देना नहीं होता, मतलब प्रोडक्शन लेवल ऊपर जाए या नीचे जाए, नो इफेक्ट, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। हम एग्जांपल ले लेते हैं रेंट, ठीक है जी। फर्ज करें आपने एक बिल्डिंग ली हुई है जिस पे आप कारोबार कर रहे हैं और आप उसका रेंट पे करते हैं, तो आप चाहे सारा महीना बिल्डिंग यूज करें ना करें, आपका रेंट पड़ना ही पड़ना है। रेंट उससे बढ़ नहीं जाना, बिल्डिंग ज़्यादा यूज़ करेंगे, और कम नहीं हो जाना कि अगर बिल्डिंग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है जी। यूज़ के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है रेंट का। इसी तरीके से परमानेंट स्टाफ सैलरी, आपके पास कोई परमानेंट स्टाफ है तो काम हो या ना हो उसको अपने सैलरी पे करनी ही करनी है, उसका काम से कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये फिक्स्ड अमाउंट है जो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, जो मर्जी आप कर लें, ठीक है जी। इस तरह से फिक्स किस्म के कोई टैक्सेस होते हैं जो आप प्रोडक्शन करें या ना करें वो आपको पढ़ना ही पड़ना, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह वगैरह। बहरहाल आपको अभी तक जो पॉइंट है हमारा वो समझ आ गया होगा कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दो तरह की कॉस्ट होती है। अच्छा, अब अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने याद रखना है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये बात आपने इसी तरह से याद रखनी है कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है जी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज चेंज, ठीक है जी, ऑलवेज चेंजेस विद प्रोडक्शन लेवल, ठीक है जी। ये बात याद रखनी है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, लेकिन जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन लेवल के साथ चेंज होती है। एग्जांपल हम देख लेते हैं। फर्ज करें आप एक यूनिट को बनाते हैं, एक यूनिट को बनाने पे आपका जो मटेरियल लगता है वो 2 kg लगता है और 1 kg मटेरियल आता है 10 रुपये का, तो इसका मतलब है मटेरियल का खर्चा है आपका 20 रुपये पर यूनिट, ठीक हो गया जी। अब एक यूनिट बनाएंगे 20 रुपये खर्चा आएगा, और अगर आप 100 यूनिट बनाएंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब है 20 × 100 2000 रुपीज़ का खर्चा आएगा। लेकिन 100 यूनिट बनाते वक्त पर यूनिट वंस अगेन वहां पे 20 ही रहेगा, ठीक है। चाहे आप 1 यूनिट बनाए चाहे 100 यूनिट बनाए, पर यूनिट खर्चा 20 रुपये ही है, ठीक है। लेकिन टोटल खर्चे की बात करें तो 1 यूनिट से 100 यूनिट पे जाते हुए टोटल खर्चा 20 रुपये से 2000 हो गया, ठीक है जी। तो पर यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट ही है, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो टोटल है वो चेंज हो रही है, पहले 20 थी अब 2000 हो गई। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। और अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करें तो टोटल फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट होती है। आपने मंथली रेंट पे करना है, वो फर्ज करें 1 लाख रुपए रेंट है तो वो 1 लाख रुपया ही रहेगा, चाहे आप ज़्यादा प्रोडक्शन करें चाहे आप कम प्रोडक्शन करें। बट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज चेंजिंग विद द चेंज इन प्रोडक्शन लेवल, ठीक है जी। तो जो आपकी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट होती है वो हमेशा चेंज होती है। अब एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करें जी जनवरी में आपका रेंट है 1 लाख रुपया और आपने प्रोडक्शन की है सिर्फ 1 यूनिट, तो पर यूनिट आपको जो रेंट पड़ेगा ना 1 लाख रुपया पड़ेगा, ठीक हो गया। अब फरवरी में भी आपका रेंट, तो टोटल जो रेंट है फरवरी के महीने का वो 1 लाख रुपया ही है, लेकिन अब आपने फरवरी के महीने में प्रोडक्शन की है 1000 रुपया, तो पर यूनिट आपको रेंट पड़ेगा 100 रुपया, ठीक हो गया जी। अब फर्ज करें जी मार्च में आपने रेंट पे करना है, मार्च में भी आपका रेंट 1 लाख रुपया ही है, लेकिन मार्च में आपने 10,000 यूनिट बनाए हैं, तो आपको मार्च में पर यूनिट रेंट पड़ेगा 10 रुपये। और इसी तरह से अप्रैल में फर्ज करें आपका रेंट जो है टोटल वो 1 लाख रुपया ही है, लेकिन अप्रैल में आपने 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन की है, तो आपको पर यूनिट रेंट 1 रुपया पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है। तो टोटल रेंट जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सेम है, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च में प्रोडक्शन लेवल बढ़ने से रेंट कम हो रहा है, ठीक है जी। जैसे जैसे प्रोडक्शन लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये बात आपने अच्छी तरह से
याद रखनी है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, टोटल हमेशा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल टोटल 1 लाख रुपए ही है, लेकिन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज चेंजिंग विद द चेंज इन प्रोडक्शन लेवल। जैसे प्रोडक्शन लेवल चेंज होगा पर यूनिट आपका जो रेंट है वो कम होता जाएगा। ये पॉइंट है यहाँ पे, इसको अच्छी तरह से याद रखना। बहरहाल हमारा फिलहाल फोकस था कॉस्ट। तो कॉस्ट अगर हम निकालना चाहते हैं टोटल, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो टोटल कॉस्ट है इसको हम कह सकते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसको और इसको जमा कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, टोटल कॉस्ट को याद रखिएगा, हम कॉस्ट भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। टोटल कॉस्ट का लफ्ज लिखा हो या कॉस्ट का लफ्ज लिखा हो, एक ही मतलब है। इसी तरह से टोटल फिक्स कॉस्ट की जगह हम सिर्फ फिक्स कॉस्ट का लफ्ज भी लिखें तो वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो दो चीजों का प्रोडक्ट है। कौन सा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ये बात याद रखनी है आपने कि वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट होती है। कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो कि हमें पता है कि पर यूनिट हमेशा कांस्टेंट रहती है, मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स प्रोड्यूस। जितने ज़्यादा यूनिट बनाएंगे उतना ज़्यादा आपकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी, और फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आना, वो उतनी की उतनी रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया जी? ओके। अब इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेक इवन क्या कहते हैं, प्रॉफिट का फार्मूला था, हमने पढ़ा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, और प्रॉफिट रेवेन्यू जो है वो हमने पढ़ा जी सेल प्राइस इनटू यूनिट्स, और कॉस्ट का फार्मूला भी हमने पढ़ा है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स। आज के बाद जब भी वेरिएबल कॉस्ट की बात होगी तो पर यूनिट की बात होगी, क्योंकि वो कांस्टेंट होती है, और फिक्स कॉस्ट टोटल में हमेशा कांस्टेंट होती है। ये बात याद रखिएगा। तो प्रॉफिट का फार्मूला हो गया जी सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स माइनस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। ओके, अब हमें कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, और फिर कुछ एग्जांपल करने के बाद हम दोबारा ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ आएंगे। एग्जांपल्स कुछ इस तरह से हैं कि आपको एक कंपनी है ABC एंड को, उसकी सेल प्राइस है 10 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपये। ये भी पर यूनिट है और ये भी पर यूनिट है। ठीक है जी, याद रखिएगा सेल प्राइस हमेशा पर यूनिट होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी हमेशा पर यूनिट होती है। क्वेश्चन में जब भी दिया जाएगा वो पर यूनिट के हिसाब से ही दिया जाएगा। ओके, और फिक्स कॉस्ट दी है उसने 4000 रुपीज। फिक्स कॉस्ट कभी पर यूनिट नहीं दी जाती, क्योंकि पर यूनिट चेंज होती रहती है, इसलिए वो हमेशा टोटल के हिसाब से फिक्स कॉस्ट देगा। अब सवाल ये है, वो कहता है कि फर्ज करें जी जनवरी के महीने में उसने प्रोडक्शन की है और सेल की है 1500 यूनिट्स की। ठीक है जी, जनवरी के महीने में उसने प्रोडक्शन की है 1500 यूनिट्स की, और जो बनाए वो सारे के सारे बेच भी दिए। प्रोडक्शन और सेल एक ही चीज़ है, 1500। तो वो कहता है बताओ उस जनवरी के महीने में उस बंदे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है जी, प्रॉफिट है या लॉस है वो निकालना है। तो फार्मूला आपके सामने है, ये फार्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट है या लॉस है निकल आएगा।